Good morning, my dear students. I welcome all of you to the online chemistry by Sri Mahavir Shikshan Sansthan Kishangarh Renwal. Myself Rakesh Yadav, PGT Chemistry at this institute. बच्चों, आज के इस बेसिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब बच्चों ये होता है कि आपको कोई केमिकल फॉर्मूला दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो किस परसेंटेज में उस कंपाउंड के अंदर लोकेट हो रहे हैं। यानी डेफिनेशन इसकी ये होती है कि आपके किसी केमिकल फॉर्मूला में कोई एलिमेंट 100 पार्ट में कितना कंपोजिशन रखता है, कितना पार्ट रखता है, तो उसे कहा जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। ये बात है बच्चों। अब हम एक एग्जांपल लेकर के इस फिनोमिना को समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है वाटर H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2 होता है और इसका जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है बच्चों 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है बच्चों, हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, दूसरे का भी 1 हो गया, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 16 होगा। तो 16 + 2 कितने हो गए? 18। तो वाटर का एटॉमिक मास हो गया 18। अब इसमें हाइड्रोजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक कंपोजिशन है वो पूछा जा रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे कि एक हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो हाइड्रोजन या यूँ कह सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू। अब बताइए इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने वाटर हाइड्रोजन एटम हैं? 2। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल जो मोलर मास है वो टोटल मोलर मास कितना है इसका बच्चों? 18 × 100। इसी प्रकार से हम ऑक्सीजन का, ये तो किसका हो गया? हाइड्रोजन का। सिमिलरली परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे पास एक ही है तो ये हो गया हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाय, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 18 हो जाएगा। 18 × 100, सॉरी ये तो 18 है, और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास बच्चों? 16 होता है। तो 16 डिवाइडेड बाय 18। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1600 डिवाइडेड बाय 18। जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी हो जाएगी, और इसी प्रकार से जब इसकी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 18। हम इस फॉर्मूला से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो सिमिलरली कम आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू सपोज आ जाती है 74%, और मान लेते हैं इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी हमारे पास? 26%। तो यही है हमारे पास एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। हम ये एक इमेजिनरी डाटा रख रहे हैं, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। हम एक एग्जांपल और लेकर देख रहे हैं। हमने एग्जांपल लिया मेथेन का, CH4। मेथेन का जब मोलर मास निकाला जाता है तो इसका 12 होता है, इसका 4। 12 + 4 कितने हो गए? 16 एटॉमिक मास यूनिट हो गया इसका। अब हम कार्बन का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का कितना है? 12 डिवाइडेड बाय 16 × 100। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से 3, 4 से गया 4 बार, 4 से ये 100 गया 25, 75% हमारे पास क्या आ गया? कार्बन। इसका मतलब हाइड्रोजन जरूर हमारे पास कितने होने चाहिए? 25% होने चाहिए। देखते हैं हम लोग। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 1 है। तो 1 डिवाइडेड बाय, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, तो 1 डिवाइडेड बाय 16 × 100। ठीक है बच्चों, अब ये 4 है तो इसको 400 बाय 16 कर लेंगे, तो जो वैल्यू है लगभग ये 24% समथिंग कुछ आएगी। और अप्रॉक्सीमेटली हम इसको जब 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 100 डिवाइडेड बाय 16 जो वैल्यू आएगी वो इसका एक हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। लेकिन ये 1 के लिए होगा तो लगभग ये 6% के आसपास कुछ आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये लगभग आएगा हमारे पास में 6.4 या 6.5 समथिंग। लेकिन 4 हाइड्रोजन थे तो 6.4 × 4 ये लगभग 24.93 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो लगभग वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी फॉर्मूला के लिए निकाल लेते हैं। आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग उस
फॉर्मूला के लिए या उस कंपाउंड के लिए क्या कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन H2SO4 कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। हमें H2SO4 मॉलिक्यूल के लिए क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, इस H2SO4 का मोलर मास निकालना होगा। तरीका हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं कि मोलर मास कैसे निकाला जाता है, और उस मोलर मास का डिवाइड देना है आपको किसके अंदर, उस एलिमेंट के साथ में आपको डिवाइड देना है, और उस एलिमेंट का क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा आज हो चुका है परसेंटेज कंपोजिशन। उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला, या मोलर मास की भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक टॉपिक हम ले लेते हैं यहाँ पर, मोलर मास। वैसे हम बात कर चुके हैं मोलर मास क्या है। मोलर मास ये होगा हमारे पास में कि आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो उस ईच एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है उनको ऐड कर लेंगे तो हमें उस कंपाउंड का क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1 जैसे H2O, तो H2O का फॉर्मेशन किससे हुआ है, H+O से हुआ है। एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास होता है, दूसरे का भी एक होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो टोटल कितना आ गया 18। तो 18 वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो गया, मोलर मास हो गया। इसी प्रकार से एग्जांपल 2 की बात करें, हम लोग अमोनिया ले लेते हैं, तो अमोनिया में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन के लिए कितना होता है 14 होता है, +1, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल भी लिए जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हम ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया NaCl, तो NaCl का हमें क्या निकालना होगा, मोलर मास निकालना है। Na का कितना होता है 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 58.5। ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं किसके लिए, H2SO4 के लिए। इसमें 2 हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास 2 हो जाएगा। सल्फर के लिए कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, तो 16 × 4। इन सबको जब ऐड किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 98 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में मोलर मास। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ये वाला टॉपिक। उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारे पास में उसका एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हिंदी में इसको कहा जाता है मूलानुपाती सूत्र, और इसको कहा जाता है अणु सूत्र। ठीक है बच्चों, अब मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, जब भी आपको कोई मूलानुपाती सूत्र के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला किसी कंपाउंड का होता है उसको कहा जाता है उसका मूलानुपाती सूत्र। और उस मूलानुपाती सूत्र या हम कह रहे हैं उसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसको जब किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें उसके कंपाउंड प्राप्त होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, वो हमें प्राप्त होता है। तो उस कंपाउंड को कहा जाता है मॉलिक्यूल, और उसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है n × एम्पिरिकल फॉर्मूला। n क्या है बच्चों, होल नंबर है। n की वैल्यू जो है 1, 2, 3 सिमिलरली सो ऑन होती है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n × एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब बात ये आती है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालें। इस फॉर्मूला को निकालने के लिए हम एक एग्जाम्पल को यहाँ पर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, और क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस प्रकार से है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड
एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in which percentage of carbon, hydrogen and oxygen is respectively 40%, 6.67% and rest ऑक्सीजन। देन ठीक है, उसके बाद में इफ द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 180 ग्राम, देन कैलकुलेट molecular formula of that compound। बच्चों ये हमें क्वेश्चन गिवन है, अब इसके आधार पर हम लोग उसका पहले क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और फिर हम उसका कैलकुलेट करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। हमें हिंट दिया हुआ है कि जो उसका मोलर मास है वो कितना गिवन है, हमें 180 ग्राम है, और कार्बन की जो परसेंटेज वैल्यू है वो हमें गिवन है कितनी, 40%, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो है 6.67%, और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो इसका रेस्ट है। तो हम देख सकते हैं 40 + 46.67% हो गया, तो ये लगभग 53% की समथिंग कुछ जो है वो हमारे पास क्या हो गया इसमें, ऑक्सीजन। तो इसको सोल्व करके देखते हैं हम लोग, किसको क्या सोल्व किया जाएगा। आपने क्वेश्चन पॉज करके लिख लिया होगा, अब हम इसको सोल्व आउट कर रहे हैं। अब जरा इसको सोल्व आउट करके देखते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स हमको लेने होते हैं। पहला स्टेप क्या है बच्चों, कि स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको जो एलिमेंट दिए हुए हैं उसकी परसेंटेज को आप लोग ध्यान रखेंगे, और उस एलिमेंट का आप एटॉमिक मास ध्यान रखेंगे। तो जो परसेंटेज वैल्यू दी हुई है उसके अंदर आप उसके एटॉमिक मास का डिवीज़न देंगे और उसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो 6.67% दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है हम देख सकते हैं 40 + 6.67%, ये कितना हो गया हमारे पास में, 7, 6, 6 और 4, ये इतना आ गया। 100 में से हम इसको लेस कर लेते हैं 46.67 को, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी लगभग 53.33%। ये हमारे पास आ गया इसमें ऑक्सीजन कितना, 53.33%। अब रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपको परसेंटेज पता है, आप इसके एटॉमिक मास को डिवाइड कीजिए। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, तो 40 / 12। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 / 6.67, और इसी प्रकार ऑक्सीजन का होता है 16 / 53.33 डिवाइडेड बाय, हम इसमें डिवाइड किसका करेंगे, 16 का, यहाँ भी हमने इसको उल्टा लिख लिया, तो ये हो जाएगा 6.67 डिवाइडेड बाय 1। बच्चे जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 × 12, 2 × 24, 3 × 36, 12 × 3 = 36, तो लगभग ये आ जाएगा 3.33%। ठीक है बच्चों, 3.33%। ये हमारे पास आ रहा है 6.67% वैल्यू में, और ये आ जाएगा, ये भी हमारे पास 16 था, 48, ये भी लगभग आ जाएगा 3.33 वैल्यू में। ठीक है बच्चों, तो स्टेप नंबर 1 क्या था कि जो आपको एलिमेंट गिवन थे उस एलिमेंट की परसेंटेज में आप उसके एटॉमिक मास का डिवीज़न दे देंगे और उसको एक डिजिट में लेके आ जाएंगे। अब इस डिजिट में जो सबसे छोटी है, सबसे छोटा फिगर कौन सा है, ये वाला है। इस सबसे छोटे फिगर का आप स्टेप नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि जो सबसे छोटा फिगर है उसमें आप इन सभी का डिवीज़न दीजिए। तो कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, तो 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, सिमिलरली 6.67 डिवाइडेड बाय 3.33, और ऐसे यहाँ पे कर देंगे 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33।
ये वैल्यू कितनी होगी 1, ये वैल्यू 2 हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो कार्बन का रेशियो कितना आ गया 1 आ गया, हाइड्रोजन का 2 आ गया और ऑक्सीजन का कितना आ गया 1 आ गया। स्टेप नंबर 3 में आप इनको रेशियो में लिख लेंगे तो ये क्या दे देगा हमें, कार्बन का रेशियो कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन, ये कितना हो गया 1:2:1। हम इसको क्या लिख सकते हैं CH2O, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये जो CH2O आया है बच्चों यही है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है। इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का हम लोग मास निकाल लेंगे। ठीक है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला या लिख सकते हैं मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 16। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ गया हमारे पास में 30। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में हमें इसमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टेप नंबर 3 ये हमारे पास था। स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 में ये देखिए आप लोग, क्या हमें क्वेश्चन में मोलिकुलर फॉर्मूला का जो मास है वो दिया हुआ है क्या, सिंस मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना दिया हुआ है 180, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने निकाल लिया इसका कितना 30। क्या n निकाला जा सकता है, तो n इक्वल्स टू मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना है बच्चों 180 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है हमारे पास 30। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 6 आ चुकी है। ये n की वैल्यू आ चुकी है बच्चों हमारे पास में कितनी 6। अब ये हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब हम इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ये जो हमारे पास डाटा आया इसको हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पुट कर रहे हैं। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था CH2O, तो ये क्या हो जाएगा C6H12O6। तो हमारा बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला आ चुका है C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। और इसी का जो एटॉमिक मास जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों वो कितना होता है 180 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला और ये हो गया हमारे पास में मोलिकुलर फॉर्मूला। इन रूल को हम ध्यान रखते हुए मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी भी बिगर कंपाउंड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है जिसमें हमें ईच एलिमेंट उसके रेशियो में दिखाई देता है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है, इसको निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन होगा, एक तो मोलर मास दिया हुआ होगा और जो जो एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है उस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन हमें गिवन होगा। रूल नंबर 1 हमको सबसे पहले लगाना है कि जो परसेंटेज वैल्यू आपको एलिमेंट की दी हुई है उस परसेंटेज में आप उसके एटॉमिक मास को डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका आप संभाल के रखेंगे। स्टेप 1 में देखिए हमने यही किया है। स्टेप नंबर 2 के अंदर जो सबसे छोटी डिजिट आई होगी उस सबसे छोटी डिजिट को आप उन सब के अंदर जो रिमेनिंग है उन सब में डिवाइड करेंगे और एक होल नंबर ऑब्टेन करेंगे। इस होल नंबर को उन एलिमेंट के रेशियो के साथ आप लिख लेंगे तो आपको उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। उस एम्पेरिकल फॉर्मूला का आप मास निकाल लेंगे, वो आपको मिलेगा। इस एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपको मिल चुका है। मोलिकुलर फॉर्मूला का मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, दिया था आपको 180 है। n की वैल्यू निकाल लेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, वैल्यू निकाल लेंगे n की। इस n की वैल्यू को अब आप जब इस फॉर्मूला में रखेंगे तो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। ये है हमारे पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला की कैलकुलेशन। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और उसके अलावा हम लोग कंसंट्रेशन कैलकुलेशन पे जाएंगे जो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है IIT JEE या नीट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जो आपकी 12th में भी हेल्प करेगा। हम लोग कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे कि जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूट कितने पार्ट में उसके अंदर प्रेजेंट है, किस किस तरीके से हम लोग उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय एंड गुड डे, बी सेफ एट योर होम। थैंक यू।